हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। वैसे कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जो उसकी बेसिक चर्चाएं थी वो हो गई थी कि कैसे हमको किसी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना है। हमने ये भी बता दिया था कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए किन किन तरीकों का हम प्रयोग करेंगे, कितनी प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टियाँ इसके अंतर्गत पाई जाएंगी। ये सारी बातें हो चुकी थी। आज के क्लास में उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोनिल के आधार पर केमिकल रिएक्शन, कार्बोनिल में उपस्थित एल्काइल के आधार पर, कार्बोनिल में उपस्थित हाइड्रोजन के आधार पर और संपूर्ण कार्बोनिल यानी जिसमें कार्बोनिल भी शामिल होगा, हाइड्रोजन है तो वो भी शामिल होगा, अथवा एल्काइल ग्रुप है वो भी शामिल होगा। इन्हीं सामूहिक अपक्रिया को भी देखेंगे। मतलब कल की क्लास में जो आपने देखा था भूमिका, जिसको हमने बताया कि भूमिका क्लास जो बना था वो बन गया था, बस आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अपक्रिया लेते हैं जिसमें हम कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों पर योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया का मतलब ये भी हो गया कि कार्बोनिल की अपक्रियाएं, पहला आपने देखा भी था कार्बोनिल से संबंधित अपक्रिया को पढ़ना है, और वो कार्बोनिल आज हम पढ़ेंगे योगात्मक फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं? एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये एडिशनल रिएक्शन जो होगा वो कार्बोनिल युक्त अपक्रिया होगी। मतलब C डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा बेस्ड रिएक्शन, क्योंकि हम उससे नहीं हट सकते हैं जो आपको कल बताए थे, ताकि उससे आप जुड़ करके पढ़ें। CO बेस्ड रिएक्शन, यानी जो ये रिएक्शन आपको देखना है ये CO बेस्ड होगा, कार्बोनिल बेस्ड होगा। अब थोड़ा सा आज पहले इसके बारे में चर्चा कर लें, कैसे ये एडिशनल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें और कौन कौन सी क्रियाएं पाई जाती हैं जिससे ये ये एडिशनल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे कार्बोनिल बेस्ड अपक्रियाओं का ये फर्स्ट पार्ट है, आप ये भी समझिएगा, ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसका जो सेकेंड पार्ट आने वाला है वो सब्स्टिट्यूशन का आने वाला है। आज जो आप एडिशन देख रहे हैं यही एडिशन आगे की क्लास में सब्स्टिट्यूशन बन करके आएगा, जिसको हम सेकेंड पार्ट में लेंगे। मौके पर एडिशन चलेगा, रहेगा कार्बोनिल बेस्ड ही। याद रखेंगे, तरीका बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। बस केवल आप लगे रहिए कॉपी पेन के साथ, ताकि जो बातें हम बताएं यदि ना लिखें तो उसको आप नोट करिए, और जो लिख रहे हैं वो सब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोटेबल है। मौके मौके पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी यहाँ पर लिखाएंगे समझाएंगे। बाकी आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे या जिसको हम स्वयं बताएं कि वास्तव में इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। हमने ये बताया कि जो कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन होंगे वो दो भागों में बटे हैं। आज केवल और केवल हम पहले भाग की चर्चा करेंगे, और वह पहला भाग जो है वो एडिशनल का काम करेगा। एडिशनल यानी इस पर जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिशनल होने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसकी जानने कि जो ये कार्बोनिल आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से, हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा जरूर। जब एडिशन होगा तो पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, और जब पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा तो बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनों का प्लेसमेंट किधर होगा, इलेक्ट्रॉनों का मूव किधर होगा। हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में सबसे अच्छी नेगेटिविटी
ऑक्सीजन शो करता है। अगर ऑक्सीजन शो करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, और जब ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे तो आप एक रेजोनेंस के जरिए इसे लिख सकते हैं सी, इसका बैलेंसी भाग हो गया ये, और ये ओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के विस्थापित होने से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा कह सकते हैं। अब यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित है पाई बॉन्ड का ब्रेक हुआ है तो कोई न कोई एडिशनल कंपाउंड आकर के ऐड करेगा। लेकिन अभी थोड़ी सी बातें और इसमें भी हैं कि एडिशनल अगर होता है तो एडिशनल भी दो प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। एडिशनल भी दो प्रकार का होगा, एक होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पर दो एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एक बात और इसे ध्यान दीजिए और नोट भी करिए कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों जब एक साथ मिलते हैं तभी कोई रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो पाता है। जैसे अगर हम बात करें, हमें HCl का रिएक्शन कराना है तो HCl में अगर तोड़ें इसे तो H पॉजिटिव हुआ प्लस Cl निगेटिव हुआ। अब H पॉजिटिव वाला जो भाग है ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और जो Cl वाला भाग हो गया ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों भाग एक साथ ऐड करके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मतलब मिल करके निर्माण किसका किए हैं, HCl का किए हैं। अब इस रिएक्शन में विशेष करके इस रिएक्शन में हमें देखना है कि इसमें किस प्रकार का एडिशन होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, होगा तो दोनों एडिशन, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड करेंगे, लेकिन किस प्रकार का होगा इसे जानिए कि जो यहाँ पर आपको रेडिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी आयंस दिखाई दे रहे हैं, जो पहले ऐड होते हैं और जो स्लो रिएक्शन में ऐड होते हैं वही एडिशन रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे यदि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और यदि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे। बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी भी एक पेच है कि पहले ऐड कौन होगा। मैं तो चाहता हूं पहले ओ नेगेटिव को ई पॉजिटिव के साथ बैलेंस कर दें, और दूसरी बार ये भी चाहता हूं कि सबसे पहले NU को कार्बन के साथ ऐड कर दें। समस्या मेरे पास ये है, हम पहले किसको ऐड करें, क्योंकि जिसको पहले आप ऐड करेंगे उसी के नाम से रिएक्शन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ऑक्सीजन की ओर हुआ है और कार्बन पर आया है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आया है नेगेटिव। यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं तो क्वेश्चन आता है क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे संतुलित होना ज़्यादा जरूरी है। क्यों ऐसा? संतुलित होना तो इसको भी जरूरी है, लेकिन इसको संतुलित होना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि ये पहले से ही एक बार डबल बॉन्ड से और दो बार सिंगल बॉन्ड से, यानी कि एक कह सकते हैं पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा पाई दोनों है और दो सिग्मा इधर से है। इसके डिस्टर्ब होने से, यानी कि दो सिग्मा भी हैं इधर और एक सिग्मा, तीन सिग्मा है यहाँ, तीन सिग्मा और एक पाई है। इसका जब पाई डिस्टर्ब होता है तो ज़्यादा समस्या तब पैदा होती है जब इसका पाई डिस्टर्ब होता है। साथ साथ देखिए, इसमें तो पहले ही इलेक्ट्रॉन थे, ये इसमें से पहले ही इलेक्ट्रॉन थे, अब तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों के विस्थापित हो जाने से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए। तो सोचिए जरा, जिसके पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई उसको तत्काल संतुलित होने की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है उसे संतुलित होना पहले ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कार्बन को पहले ज़्यादा जरूरी है इसे हम संतुलित करें, इसलिए गाइस न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तब हम उस रिएक्शन का नाम भी देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो एडिशन होने वाला है यहाँ पर, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर करिए कि इसमें अगर पाया जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पाया जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, अन्यथा नोट करिए। अभी चूंकि जगह है आप स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते हैं, मिटाएंगे नहीं हम। चलिए एक बात और इसमें है, यदि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता भी है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसमें एडिशन अच्छे से होता है और किसमें एडिशन बुरे से, बुरे मतलब वीकनेस के साथ होता है। तो याद रखेंगे ये जो आप कार्बोनिल देख रहे हैं, ये कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ भी बैलेंस हो सकता है, और ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल का कार्बन एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी व्यवस्थित हो सकता है। और यहाँ पर तीसरा, ये जो कार्बोनिल है ये 2 कार्बन से यानी कि 2 एल्काइल से भी व्यवस्थित हो सकता है। बात क्लियर है? अब हमें ये बताना है इन तीनों में सबसे अच्छे से अगर दे दिया जाए और कोई न्यूक्लियोफाइल दे दिया जाए, हम पूछें इन तीनों में बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में होगा, तब ये भी आपको समझना जरूरी है। तो उसे भी जानने के लिए ध्यान दीजिए कि देखिए इस कार्बन पर, चूंकि इसी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा, यही कार्बन है, आपको बताना है किस पर अच्छे से अटैच करेगा। तो ध्यान दीजिए यहीं पर आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये देख रहे हैं ये एल्काइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर भी एल्काइल जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन के देने से, एल्काइलों के इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ पर यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है। अच्छा आप बताइए, यदि कार्बन के पास प्लस चार्ज हो, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हो और ये इलेक्ट्रॉन को वैसे भी निकालना चाहता है, कार्बन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को वैसे भी निकालना चाहता है, मतलब इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन थे जो इसने ऑक्सीजन को दे दिया, और पता चले कि आप इलेक्ट्रॉन को बार बार इसको डोनेट ही कर रहे हैं। तो बताइए इलेक्ट्रॉन जब बार बार कार्बन के पास पहुंचेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, कोई प्लस आई रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप होगा, ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पर पहुंचेंगे तो कार्बन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या नहीं? आप स्वयं सोच करके बताइए, आप जान जाएंगे बिल्कुल कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ने से कार्बन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और हमने आपको बताया स्टेबिलिटी, आप एक अच्छी स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको प्रॉब्लम में मत डालिए, कार्बन को प्रॉब्लम में मत डालिए। यानी अब ऐसा समझिए कि जैसे जैसे एल्काइलों की संख्या बढ़ती है, देखिए एल्काइल तो यहाँ पर 2 ही बढ़ेंगे, लेकिन इनका जो चेन होता है, जैसे R को आप CH3 भी कह सकते हो और इसी R को C2H5 भी कह सकते हो, इसी R को C3H7 भी कह सकते हो, कि नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा इसमें इसमें या इसमें। तो याद रखिए जितना ही कार्बन का चेन बढ़ेगा उतनी ही रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल घटती हुई चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता हुआ चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों का जब वितरण इस पर अधिक होगा तो उतनी ही कह सकते हैं रिएक्टिविटी घट जाएगी। एक अच्छी रिएक्टिविटी तब आएगी जब उसमें नंबर ऑफ एल्काइल चेन या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम होंगे। तो एक अच्छी रिएक्टिविटी आएगी तो आएगी फॉर्मेल्डिहाइड में, इसका नाम भी आ गया फॉर्मेल्डिहाइड में। उससे कम रिएक्टिविटी होगी एल्डिहाइड में,
अब एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड होगा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, और सबसे कम रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो आर यानी कीटोन में होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, कीटोन का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो कम होता है, ये घटता हुआ क्रम है, यानी कि डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ बढ़ रहा है, इसका वितरण बढ़ रहा है, इसलिए एडिशन रिएक्शन जो होगा न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर कम होता हुआ चला जाएगा। ये बात बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, इसको आप जरूर नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड और सबसे बुरा रिप्रेजेंट करेगा कीटोन। यहाँ लिख देते हैं, ये है आपका कीटोन और ये आपका एल्डिहाइड हो गया। अच्छा, अब चलते हैं एक बात और, ये तो हो गया डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हो गया। अब अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्या करें कि रिएक्टिविटी बढ़ जाए, रिएक्टिविटी कैसे हम इसकी बढ़ा सकते हैं, कौन से समूह लगा करके रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो इसमें तो आपको पता हो गया कि प्लस आई के बढ़ने से, प्लस आई इंक्रीज तो रिएक्टिविटी डिक्रीज। यहां कर लीजिए कि इसमें हमने देखा प्लस आई इंक्रीज कर रहा है ऐसे ऐसे, तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो जा रही है। अब हमें करना क्या है, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाना है, तो निश्चित है माइनस आई को इंक्रीज करना होगा। माइनस आई कौन रिप्रेजेंट करता है, जैसे हो गया NO2, जैसे हो गया Cl। अगर ये सब लग जाते हैं किसी एल्डिहाइड में, किसी कीटोन में, चूंकि लग नहीं पाएंगे, लगाना चाहेंगे तो बढ़ करके लगेगा एल्काइलों के, इस एल्काइल के आगे, जैसे मतलब ये, जैसे कोई कीटोन है, ये हो गया, यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर हो गया CH3। अब देखिए यहाँ पर कोई समूह ऐसा लगा है जो माइनस आई को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर तत्काल रिप्रेजेंट करने की हम बात करें तो इसी कार्बन पर कर सकता है, और ऐसा करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी आपको समझा देते हैं। हाँ, पहले इतना जानिए कि माइनस आई के बढ़ने से रिएक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। माइनस आई कौन कौन रिप्रेजेंट करे, जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया। NO2 Cl की अपेक्षा एक अच्छा माइनस आई रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है। जैसे देखिए, अगर हम कहें इस प्रकार से कहें कि CH2 NO2, या ऐसे करें ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, ये NO2 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दिया जाए H। ये भी कोई एल्डिहाइड ही है, एस्टल्डिहाइड है ये, लेकिन नाइट्रो एस्टल्डिहाइड है। देखिएगा यहाँ पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, ये भी नाइट्रो एस्टल्डिहाइड है। और दूसरा अगर बात करें Cl CH2, यहाँ पर H कर लें, C डबल बॉन्ड O कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरो एस्टल्डिहाइड है। अगर बात करें किसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी, तो रिएक्टिविटी के क्रम में हम देख रहे हैं कि NO2 एक अच्छा माइनस आई रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है। ये इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा माइनस आई में, और माइनस आई का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, या हम ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे हम CH3 ही लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर कर देते हैं NO2, ये यहाँ पर हम कर देते हैं Cl, इसको हम CH3 ही रखते हैं, ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कार्बन के साथ हम अटैच कर दे रहे हैं। आप चूंकि देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्बोनिल पर, इस कार्बोनिल के कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को ये क्लोरीन भी खींच रहा है, ये NO2 भी खींच रहा है, लेकिन NO2 की जो खींचने की क्षमता है कहीं न कहीं Cl से अधिक होता है, और जब Cl से अधिक होता है तो इसकी रिएक्टिविटी वास्तव में स्वयं और स्वयं बढ़ जाती है। ये -I को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर हो गई। इम्पॉर्टेंट है कि NO2 और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप का मतलब -I को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे तो इसका जो रिएक्टिविटी होगा वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब रिएक्टिव उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आराम से NU ग्रुप आकर के ऐड कर जाएंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आकर के ऐड कर जाएंगे, और रिएक्शन भी हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। मैकेनिज्म बता दें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम रिएक्शन के साथ कुछ एग्जाम्पल को लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे मैकेनिज्म में ये होता है कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम कुछ नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये हर प्रकार के एल्डिहाइड और हर प्रकार के कीटोन में ये जरूर लगा होगा, यहाँ तक कि फॉर्मेल्डिहाइड में भी ये काम करेगा, इसलिए तीनों का रिएक्शन एक में ही संपन्न हो रहा है। अब जैसे देखिए, जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक मतलब पाई बॉन्ड का ब्रेकेशन होगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खिसक करके ऑक्सीजन की ओर आ जा, यानी कुछ ऐसे। आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी करिए, हमने बताया था न्यूक्लियोफाइल पहले ही ऐड करेगा, ये हो गया। अच्छा, ऐसा करेंगे तुरंत इस कार्बन के पास पॉजिटिव नेचर आएगा, और पॉजिटिव नेचर आने से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के साथ साथ इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और ये जो अपक्रिया होगा वो स्लो प्रोसेस में होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर प्रोसेस स्लो होता है रिएक्शन का, वहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। हम अपक्रिया की जो गति है ये यही निर्धारित कर सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं रेट डिटरमिनेशन स्टेप। ये रेट डिटरमिनेशन स्टेप होता है। फिर आगे यहाँ पर देख रहे हैं माइनस चार्ज आया हुआ है, और माइनस चार्ज आया हुआ है, इसके लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल बाद में ऐड होता है, और ये फास्ट होता है। तुरंत यहाँ पर C लगा हुआ है, इसके साथ कोई NU था, और ये दोनों बैलेंसिया थी जिसको हमने किसी से नहीं दिखाया है, इसको जानना ही पड़ेगा। ये O हो गया, और यहाँ पर E हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया जाए C डबल बॉन्ड O पर हम एक क्रिया करा रहे हैं HCN की, हाइड्रोजन साइनाइड की। हाइड्रोजन साइनाइड में जानते हैं H पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है, तो गिब्स आउट आप करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसको लिख सकते हैं, इतना दूर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस ये जानिए कि प्रक्रियाएं ऐसी ही होती हैं, मतलब पहले रिएक्शन हम करा देते हैं ताकि आपको ऐसा लगे जैसा समझाया गया। NU में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव भाग पहले ऐड करेगा, यहाँ पर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम ऐसे करके ऑक्सीजन नेगेटिव दिखा देते हैं, है ऑक्सीजन नेगेटिव, और गिब्स आउट करेंगे। यहाँ पर इस बार जो जुड़ने वाला है, इस बार जुड़ने वाला H पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन, और ये हो गया, और ये CN हो गया, और यहाँ से जुड़ेगा OH। अब ये साइनोहाइड्रिन, ये जो कंपाउंड बनने वाला है ये है साइनोहाइड्रिन, वो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अब जैसा यहाँ आप रखेंगे, अगर कीटोन लायक रखेंगे, डबल R रखेंगे, तो वो साइनोहाइड्रिन कीटोन मिलेगा। यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड के केस में रखते हैं तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। एस्टल्डिहाइड रखते हैं या एल्डिहाइड रखते हैं तो
तो साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड मिलेगा। चलिए और भी एग्जाम्पल्स हैं। रिएक्शन लिख दें, पहले एक नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद उसी के बेस्ड पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर आर मतलब अब ये कंफर्म हो गया कि कोई कीटोन होगा। सोडियम बाईसल्फेट लेते NaHSO3, सोडियम बाईसल्फेट लेते हैं। अब यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड में देखिए ऐसे करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन कर देते हैं। ये देखिए R हो गया, यहाँ पर भी R हो गया। अब आगे चलेंगे तो COH हो गया, और यहाँ पर देखिए OH हो गया, उसके बाद SO3Na हो गया। अब यहाँ पर सोडियम बाई जो सल्फेट था, ये सोडियम बाई सल्फेट जब कीटोन के साथ क्रिया किया तो कीटोन सोडियम बाई सल्फेट प्राप्त हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये एल्कोहल मिला ही है, OH देख रहे हैं, तो इसका जब एडिशन इसमें होगा तो कीटोन सोडियम बाई सल्फेट जाकर के मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब इसके स्थान पर आप चाहें तो कोई एल्काइल ले सकते हैं, एल्काइल में CH3 ले सकते हैं, कुछ भी C2H5 ले सकते हैं, जो इच्छा हो आप ऐसा करके एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी देखेंगे रिएक्शन को। एक रिएक्शन कई बार पूछा गया है इसमें, उसे हम जरूर लेते हैं, वो है RMgX से क्रिया। देख रहेंगे पूछा जाता है, हम जरूर उसको करेंगे RMgX रिएक्शन विथ RMgX, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर R हो गया, ये भी R हो गया, C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर हम क्रिया कराते हैं RMgX से। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो इसका फर्स्ट एडिशनल कंपाउंड बनता है वो एडक्ट होता है, मतलब अस्थायी होता है। और अस्थायी होता है तो उसको हम हाइड्रेशन क्रिया कराते हैं, जल योजन क्रिया कराते हैं, तब जाकर के कोई नया कंपाउंड प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होगा। आज आप ये भी जानेंगे कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक एक करके आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर पुनः R हो गया, C है। अब यहाँ पर OMgX, ये इतना पार्ट जो होता है नेगेटिव होता है, तो करेंगे OMgX प्लस यहाँ पर हो जाएगा R। देखिए ये जो होता एडक्ट है, ये एडक्ट प्रोडक्ट है, मतलब अस्थायी है, अनस्टेबल ले सकते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड है। इसके स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए जल से क्रिया कराएंगे, HOH से क्रिया कराएंगे, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो ये मिलेगा आपको R, यहाँ पर मिलेगा R, ये C है, इसका O यहीं रह जाएगा, MgX बाहर निकल जाएगा तो आएगा OH, यहाँ पर हो गया R, और प्लस यहाँ पर देख रहे हैं Mg और OH बचा ही है, MgOH और ये X। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। पूछा जाता है हाउ वी ऑब्टेन 3 डिग्री एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन से हम कैसे 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करते हैं, तो आप कहेंगे RMgX के साथ रिएक्शन करा करके दे देगा आपको। ये चाहे इतना ही दे दे 3 डिग्री एल्कोहल, या दे दे इस प्रकार से आप रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जैसा एल्काइल रखेंगे, ये कुल मिलाकर के एल्कोहल का जो नेचर आता है, एल्कोहलिक नेचर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आता है, ये डिपेंड करता है आप कार्बोनिल के साथ किस प्रकार का ग्रुप जोड़े हैं कार्बन की बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। जैसे यदि आप 2 कार्बन लिए हैं तो वहाँ पर आगे एडिशनल हो जाएगा, 1 कार्बन और बढ़ जाएगा ड्यू टू RMgX। RMgX में पाया जाने वाला एल्काइल
इसके कारण वहाँ पर एक R बढ़ेगा। जैसे सपोज कीजिए आपने केवल एक R लिया है, एक R लिया है, तो आगे चल करके यहाँ पर हम इस बीच वाले रिएक्शन को ना लिख करके लिख देते हैं एक R मिल गया, यहाँ पर एक H मिल गया, C हो गया, एक R एडिशनल होगा और OH, तो जा करके आपको यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल मिला। यदि आप एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड पर आप कहीं RMgx की क्रिया करवाते हैं तो आपको केवल 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और यदि आप कीटोन लेते हैं, कीटोन के साथ क्रिया RMgx कराते हैं तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं C डबल बॉन्ड O और इस पर क्रिया करवाते हैं RMgx की, RMgx क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पर कोई भी R नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कोई भी R मत लगाइए और यहाँ पर OH कर दीजिए और यहाँ पर R, ये आपको मिल गया 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या था? ये था फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड था ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जब RMgx के साथ क्रिया करता है तो प्राइमरी अल्कोहल देता है। आप भली भांति समझ गए हैं, R के स्थान पर आप कोई भी एल्काइल ले सकते हैं, हम उसको नहीं लिख रहे हैं, या आप अपने नोटबुक में अपने हिसाब से लिखेंगे। और यदि दिक्कत हो तो चलिए एक एग्जाम्पल ले करके हम आपको बता देते हैं, किसी एक एग्जाम्पल को, बाकी आप स्वयं कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर हम सॉल्व कराएंगे। वैसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखने में क्या जाता है, आप लिखेंगे फिर उसको हम देखेंगे। जैसे RH दिया गया, आप CH3 और H कर सकते हैं और C डबल बॉन्ड O कर सकते हैं। यहाँ पर आप RMgx के स्थान पर आप लिख दीजिए CH3MgCl, X के स्थान पर Cl कर दिया, R के स्थान पर CH3 किया, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं आपने CH3 लिया, यहाँ पर H था, यहाँ C था, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये था आपका एस्टल्डिहाइड, यानी कि एक ही कार्बन था जो एल्काइल के रूप में जुड़ा हुआ था, इसका नाम था एस्टल्डिहाइड। यहाँ पर देख रहे हैं ये एल्कोहल प्राप्त हो 1 2 3 2 प्रोपेनॉल, यहाँ पर प्राप्त होता है 2 प्रोपेनॉल। और यहाँ पर क्या था 1 2, यानी कि एथेनल था, ये एथेनल था, लिख सकते हैं एथेनल, एथेनल था और उससे प्राप्त हुआ प्रोपेनॉल। क्लियर हो गया। बस आज जो है आप केवल पार्ट फर्स्ट ही देख पाए हैं, ये आप केवल पार्ट फर्स्ट जो कि एडिशनल रिएक्शन का पार्ट था, आज एडिशनल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। बहुत सारे एडिशनल रिएक्शन है आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने उसको लिया। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एडिशनल हट करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन एडिशनल रिएक्शन देखेंगे, वो कल की वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।